हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज से हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रह गया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यह सीरीज स्टार्ट की जा रही है। इसमें बिल्कुल बीपीएससी का जो पैटर्न है उसी पर आधारित केवल और केवल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और यह सीरीज कंटिन्यू आपके एग्जाम तक चलते रहेगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में फरवरी 2022 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती ने, देखिए यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है इमनाती ने किस देश में तबाही मचाई है। फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। तो देखिए, फरवरी 2022 में ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात इमनाती आया था, ये आया था मेडागास्कर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेडागास्कर जो है यह इंडियन ओशियन में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। इसकी राजधानी जो है ये एंटानानारियो है, तो राजधानी भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में रिसेंटली फरवरी में ही मेडागास्कर में एक और चक्रवाती तूफान आया था और उसका नाम था क्या, तो बत्सीराई। यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसका नाम था बत्सीराई, ठीक है। ये भी कहाँ आया था बत्सीराई चक्रवात, तो यह भी मेडागास्कर में ही आया था। अच्छा, उष्णकटिबंधीय शब्द यहाँ पर आया है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तेजी से घूमने वाला तूफान है जिसमें निम्न दबाव, तेज हवाओं, एक बंद निम्न स्तरीय वायुमंडलीय परिसंचरण और गरज के साथ एक सर्पिल व्यवस्था होती है जिससे भारी तूफान या बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें तूफान या आंधी के रूप में भी जाना जाता है, प्रकृति की सबसे विनाशकारी मौसमी घटनाओं में से एक है। वे मजबूत गोलाकार तूफान है जो उष्णकटिबंधीय महासागर के ऊपर बनते हैं, जो गर्म होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क, देखिए अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया है, ई वेस्ट इको पार्क खोला जाएगा। यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का पहला ई कचरा इको पार्क है। तो बताइए कहाँ पर खोला जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली, ठीक है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा किया है कि दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला जाएगा। देखिए, बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। कचरे का निराकरण, पुनर्चक्रण और पुनः निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। और इसे जो है, ये जो ई वेस्ट इको पार्क है, इसे 20 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। अच्छा, दिल्ली के अभी उपराज्यपाल का नाम आपको ध्यान रखना है। दिल्ली के अभी जो उपराज्यपाल बने हैं ये हैं विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है कि धर्म गार्डियन, यहाँ अंग्रेजी में भी मैंने लिखा है, अभ्यास भारत और जापान के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन 2022 में कहाँ किया गया। अब याद रखना आपको कि धर्म गार्डियन जो है यह भारत और जापान के बीच का एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और 2022 में इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया, तो किया गया कर्नाटक में, ठीक है। भारत और जापान ने कर्नाटक में अपना वार्षिक धर्म गार्डियन अभ्यास शुरू किया और यह अभ्यास जो था यह 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक चला था। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन इस अभ्यास में भारत की ओर से भाग लिया था, ठीक है। और यह जो अभ्यास है धर्म गार्डियन 2018 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। भारत और जापान जो है ये क्वाड जो है, ठीक है, इसके सदस्य देश हैं। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा राइट आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जो नया बीपीएससी पीटी री एग्जाम के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे 2022 की थीम क्या है। अच्छा, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इस वर्ष का जो थीम रहा था
ये थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ कि माधवी पुरी बुच, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, माधवी पुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच जो है, यह किस नियामक कंपनी की, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेबी की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में 12 अप्रैल के दिन की गई थी और इसको संवैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, चलिए, और ये जो माधवी बुच है ये सेबी के पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा, ध्यान से पढ़ेंगे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है। तो यह अभी सुर्खियों में रहा था। यह जो है यूक्रेन में एक प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ता यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, यूक्रेन में यह एक प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ता है और यह संयंत्र जो है 40 से 42, यह संयंत्र जो है जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र 4 से 42 बिलियन किलोवाट घंटा ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो यूक्रेन में औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का 5वां हिस्सा है। ठीक है, चलिए, और हाल ही में जो यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सेना ने इस संयंत्र पर कब्जा कर लिया और वहां पर गोलीबारी भी किया था। और ध्यान रखेंगे ये जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है, बताइए। टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण जो है यह किसने किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इस साल उत्तर कोरिया ने 9वां मिसाइल लॉन्च किया था। ठीक है, ये 9वां इसका मिसाइल लॉन्च है उत्तर कोरिया का, और ये जो मिसाइल लॉन्च किया गया था इसका परीक्षण किया गया उपग्रह प्रणाली। इसकी निंदा अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने की है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ आपको नया दूं। आप तो सभी जगह से पढ़ते हैं, मुझे पता है, कोई एक जगह नहीं पढ़ता है, अलग अलग चैनल हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, बिल्कुल पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको बेस्ट कंटेंट दूं और थोड़ा सा कुछ नया आपको सीखने को मिले। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करेंगे आप लोग। देखिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक, बताइए कि ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली सरकार ने हाल ही में 20 सरकारी स्कूलों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्लिनिक यानी कि इंडिविजुअल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने किया और यह क्लिनिक जो है बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ परामर्श भी प्रदान करेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया गया कहाँ पर, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यहाँ पर देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा गया है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, कहाँ स्थापित किया गया है, बताइए। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बीच एक मेजबान देश के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है और यह दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्टेड सेंटर होगा। राइट आंसर इसका जामनगर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए यह किया है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान पर प्रख्यात शिक्षाविद जो है उनके द्वारा लिखे गए 12 लेख हैं इसमें। ठीक है, और यह वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया जो श्रम मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त प्रशिक्षण संस्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल, यहाँ देखिए अंग्रेजी में लिखा गया है ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन
किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर देखिए यह देश जो है यह कौन सा देश है? मेडागास्कर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी बताया था मैंने आपको मेडागास्कर की, कहाँ पर है? एंटानानारियो है। और वहीं पर जो है भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारियो में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इमनाती तूफान आया था। अगला प्रश्न है कि किस देश ने, यहाँ पर देखिएगा कि रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर RKA विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये किया है चीन ने। ठीक है, हाल ही में चीन ने एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह डिवाइस जो है के बैंड में, ठीक है, के बैंड में, यह डिवाइस के बैंड में 5 मेगावाट का वेव बर्स्ट उत्पन्न कर सकती है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो है एक हिस्सा बनाया जाना है। चलिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा चाइना। उसके बाद देखिएगा कि प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड, यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव, यहाँ पर देखिएगा मल्टी लैटरलिज्म में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया गया है जयती घोष को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जयती घोष को जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने पूर्व लाइबेरिया के राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता एलन जॉनसन, यहाँ मैं लिख देता हूँ एलन जॉनसन तो आपको पता चल गया, सरलीफ, ठीक है, एलन जॉनसन सरलीफ, और पूर्व स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के नेतृत्व में जो है सह अध्यक्षता में इस नए उच्च स्तरीय संगठन की स्थापना की घोषणा भी की है। तो एलन, जो इनका नाम है एलन जॉनसन सरलीफ, ये कहाँ के हैं? तो ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं और ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेनमार्क स्वीडिश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वीडन के स्टीफन लोफवेन, इनके सह अध्यक्षता में इस उच्च स्तरीय संगठन की स्थापना की घोषणा की गई है। और इस बोर्ड में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इनको जयती घोष को किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 2022 में बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? अच्छा, बिमस्टेक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, यहाँ मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ बिमस्टेक का। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। क्लियर, ये सब याद रखना है। इसमें टोटल 7 सदस्य देश हैं। अब ये कैसे आप याद रखेंगे? तो इसमें टोटल जो लेटर हैं उनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 देश हैं। ठीक है, कौन कौन से देश हैं तो यहाँ पर नहीं, ये आपसे नहीं पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से देश हैं। सिर्फ लेटर काउंट करके आप सदस्य देशों को याद करेंगे। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देश कौन कौन से सदस्य हैं? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ठीक है, और देखिए इसका जो अभी 2022 में बिमस्टेक का मेज़बानी जो करेगा यह देश कौन सा है? तो यह श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एबल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा, एबल पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी कि यह पुरस्कार उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। बताइए, और इस पुरस्कार जो है इसको 2002 में जो है स्थापित किया गया था। नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा ही इसको 2002 में स्थापित किया गया था। और 2022 में यह पुरस्कार जो दिया गया है यह किनको दिया गया है? बताइए। तो ये जो प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुल्वेन है, ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। ठीक है, डेनिस पार्नेल सुल्वेन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इन्हीं को दिया गया है। ठीक है, चलिए, और उसके बाद देखिए 2021 में किनको दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो 2021 में किनको दिया गया था? 2021 में दिया गया था लास्लो लुआस और AB विजयदर्शन को, इन दोनों को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है?
तो यह जो संस्थान है यह कौन सा संस्थान है? तो फ्रेंड्स यह वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया है जिसका नाम वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है, और इसके द्वारा जुटाए गए 150 मिलियन डॉलर 2 अफ्रीकी हाथी रिजर्व जो हैं, दक्षिण अफ्रीका का हाथी रिजर्व, एडो हाथी, यहाँ लिख देता हूँ, एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व, इस पर जो है खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और इस धन का उपयोग जो है अभ्यारण्यों में काले गेंडों के संरक्षण के लिए किया जाएगा, काले गेंडे के। राइट आंसर इसका हो जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर किया गया? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है, और इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के द्वारा किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख त्यौहार है जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है, बढ़ावा देना है और उसको लोकप्रिय बनाना है। पहली राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2015 में आयोजित की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जिंगकियंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज, अंग्रेजी में भी लिखा गया है जिंगकियंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज, जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जो है यह स्थित है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स यह मेघालय में है। और देखिए फ्रेंड्स यह चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची के रूप में शामिल किया गया है, अस्थायी सूची के रूप में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज जो है यह वनस्पतियों और जीवों की कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, और यह मेघालय के जो स्वदेशी लोग हैं उनके द्वारा नदी के दोनों किनारों पर लगाए गए फाइकस के जो पेड़ हैं, ठीक है, जो फिकस के पेड़ हैं या फाइकस जो भी पढ़िए, फिकस के पेड़ हैं, उन पेड़ों की जीवित जड़ों का उपयोग करके बनाया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए, करेक्ट आंसर मेघालय हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। सो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चलिए, विदेश सचिव जो है अभी हाल ही में किनको नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर। विनय मोहन क्वात्रा को किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये किनका स्थान ग्रहण करेंगे? तो ये विनय मोहन क्वात्रा जो हैं यह हर्षवर्धन श्रृंगला की इन्होंने जगह लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और ये जो विनय मोहन क्वात्रा हैं ये फ्रेंड्स अभी नेपाल के राजदूत थे। ठीक है, नेपाल में भारत के राजदूत थे, इसके साथ ही ये फ्रांस के भी राजदूत रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकृति जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, यहाँ पर देखिए प्रकृति जो है इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए? यह जो है मस्कट है, शुभंकर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा यह आपका हो जाएगा इसमें से, बताइए करेक्ट आंसर, प्लास्टिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रकृति शुभंकर लॉन्च किया है जो जीवन में छोटे बदलाव के बारे में जागरूकता फैलाता है जो प्लास्टिक प्रदूषण को रोक सकता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण। चलिए, और देश में प्लास्टिक जो है बैन कर दिया गया है, आपको पता भी है, जुलाई 2022 से। उसके बाद देखिए कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, यह सम्मान जो है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रदान किया, और किसको किया है? तो चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को। गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है, व्यक्तिगत अगर पूछा जाए तो डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट इसका नाम है, इसको भी दिया गया है। वार्षिक पुरस्कार गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर भूषण कुमार। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलूहू हसन, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया सामिया सुलूहू हसन, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? बताइए राइट आंसर इसका। तो देखिए सामिया सुलूहू हसन जो है यह तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तंजानिया जो है यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है,
और किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। किलिमंजारो यहीं पर है, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में ये जो सुलूह हसन है, सामिया सुलूह हसन, यह अफ्रीका में सरकार की एकमात्र महिला प्रमुख है। क्लियर। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा तंजानिया। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। पहला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो यह असम में किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कमीशन किया है। ठीक है, शुद्ध ग्रीन या शुद्ध हरित कह लीजिए, एक ही बात है। चलिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए कि नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो है अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया। नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर सुमन के बेरी को। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए, और देखिए फ्रेंड्स, ये सुमन बेरी जो हैं, सुमन बेरी ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। सुमन के बेरी अब नए उपाध्यक्ष बन गया है नीति आयोग के। अगला प्रश्न हमारा कि इंडिया आउट अभियान जो है किस देश से संबंधित है। इंडिया आउट अभियान जो है यह संबंधित है मालदीव से। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। पूर्व राष्ट्रपति यामीन के नेतृत्व में इस अभियान ने मालदीव सरकार पर राष्ट्र में भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने का आरोप लगाया था। और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो हैं, इन्होंने इंडिया फर्स्ट विदेश नीति का विकल्प चुना। मालदीव की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने अपने फैसले की घोषणा की कि भारत के खिलाफ नफरत भड़काने का अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मालदीव। चलिए, तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये प्रश्न आज का आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। क्लियर, और कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा।